हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए मेहनत सीरीज के तहत जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसकी समरी के साथ हाजिर हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खास है, एग्जाम में क्वेश्चंस काफी बनते हैं यहां से, और आपके बैंकिंग ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जानकारी आपको होनी चाहिए इससे संबंधित। हम मॉड्यूल बी की 19th क्लास का डिस्कशन कर रहे हैं और जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है सिक्योरिटाइजेशन। उस टॉपिक का नाम है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में सिक्योरिटाइजेशन कितने स्टेजेस में ऑपरेट करता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में इन सारी बातों पर हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सारी बातें पता चल जाए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फटाफट। सभी साथियों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए रफ्तार के साथ, सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब क्लास 19 के अंतर्गत इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आज। मॉड्यूल बी के अंतर्गत आता है, मॉड्यूल बी की लास्ट यूनिट है। मॉड्यूल बी आपके आरबीडब्ल्यूएम पेपर का सबसे खास मॉड्यूल है और सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलाता है। अब जानते हैं सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत बैंकों के द्वारा अपने लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स खासकर, ठीक है जी, मैंने खासकर इसलिए बोला है कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत सिक्योर्ड लोन और साथ साथ में कुछ ऐसे लोन्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, इनको भी सिक्योरिटाइज किया जाता है। सिक्योरिटाइज करने का मतलब है कि बैंकों के द्वारा अपने एक प्रकार के लोन जिन पर मैच्योरिटी, रिस्क, इंटरेस्ट रेट होमोजीनियस हो, एक जैसा हो, उनको पूल किया जाता है। पूल करने का मतलब है जैसे कि म्यूचुअल फंड के केस में आप सुनते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स का पैसा पूल किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। सेम इसी तरह से सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के तहत जो भी हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं जिसके तहत वो अपने डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्ट्रैक्चुअल डेब्ट्स होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल मॉर्गेज, कमर्शियल मॉर्गेज, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, इन सब को वो पूल कर सकते हैं और पूल करने के बाद उसे एक एसपीवी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है, एक एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो एंटिटी इस पर्टिकुलर पूल फंड के एवज में उस बैंक को एक कैश रिपेमेंट कर देती है। अब ये पहला स्टेज था। दूसरे स्टेज के तहत वो एसपीवी, जिस एंटिटी को ये पूल लोन ट्रांसफर किया गया है, वो उसे एक नई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट में रीपैकेज करती है और मार्केट में थर्ड पार्टी को सेल करती है, उस पर वो इंटरेस्ट अर्न करती है। तो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत बैंक्स अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। बैंक के पास जो भी असेट्स हैं, लोन, एडवांसेस, वो बैंक की अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब मान लीजिए जैसे ही किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस लोन और एडवांस को पूल किया गया और एसपीवी को ट्रांसफर किया गया, तो बैंक की बैलेंस शीट से ये लोन्स जिस मात्रा में सिक्योरिटाइज किए गए हैं ये बैंक की बैलेंस शीट से हट जाते हैं और उस पर्टिकुलर एसपीवी की बैलेंस शीट में एंटर होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को वन बाय वन करके हम समझेंगे। सिक्योरिटाइजेशन इज द फाइनेंशियल प्रैक्टिस ऑफ पूलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डेब्ट सच एज रेजिडेंशियल मॉर्गेज, कमर्शियल मॉर्गेज, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, ऑब्लिगेशंस और अदर नॉन डेट असेट्स which generate receivables and selling their related cash flows to third party investors as securities। तो इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए। यह है बैंक। अब इस बैंक के द्वारा मार्केट में जो भी लोन, जो भी एडवांसेस फ्लो किए गए, अब ऐसे लोन, ऐसे एडवांसेस मोस्टली देखा जाता है जो सिक्योर्ड है, उनको क्या किया जाएगा? पूल किया जाएगा। क्या जाएगा? पूल किया जाएगा। अब ये पूल जो है, ये पूल जो असेट है, ये एक प्रकार का ऐसा असेट होगा जिस पर इंटरेस्ट, रिस्क और जो भी मैच्योरिटी है इसकी वो एक जैसी हो। तो आमतौर पर वही असेट्स पूल किए जाते हैं जो होमोजीनियस टाइप के होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी लगभग कैसी हो? होमोजीनियस।
पूल करने के बाद इसे ट्रांसफर किया जाता है एक एंटिटी को, और इस एंटिटी को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये क्या है? एक प्रकार का फर्म है, एक प्रकार की एंटिटी है जो कि सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करती है। तो इसको क्या किया? ट्रांसफर किया गया। किसको ट्रांसफर किया गया? एसपीवी को। अब इस ट्रांसफर के बदले में ये जो एंटिटी है जिसको ये पूल सिक्योरिटी ट्रांसफर की गई है, ये क्या करती है? ये बैंक को इसके बदले में कैश ट्रांसफर कर देती है, कैश ट्रांसफर या रीपेमेंट कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? बैंक के पास लिक्विडिटी अपनी मैनेज हो जाती है, बैंक इस लिक्विडिटी का इस्तेमाल फर्दर लेंडिंग प्रोसेस में कर सकता है। अब ये प्रोसेस आमतौर पर इस नजरिए से किया जाता है कि जैसे बैंक के पास रेगुलर इंटरवल्स पर वो लिक्विडिटी मैनेज रहे, जिसकी मदद से वो नए लोन्स मार्केट में फ्लो कर सके। अगर इस प्रोसेस को हटा दिया जाए तो सोचिए, बैंक का जो भी पैसा मार्केट में जा रहा है वो एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट में स्टक हो जाता है। उस पर बैंक को केवल क्या रिसीव होता है? इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है। और इस प्रोसेस के तहत बैंक अपनी लिक्विडिटी को भी मैनेज करता है और फर्दर नई लिक्विडिटी की मदद से मार्केट में नए लोन ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। अब ये जो एसपीवी है, अब इस एसपीवी के द्वारा इस सिक्योरिटी को एक नए इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इस पूल्ड, जो भी पूल्ड लोन होता है, पूल्ड लोन होता है, इसको ये क्या करता है? ये इसे रीपैकेज करता है। ये क्या करता है? इसे रीपैकेज करता है। किस फॉर्म में? इसे रीपैकेज किया जाता है एक नए इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में से रीपैकेज करता है और इसे किसी थर्ड पार्टी को सेल करता है। थर्ड पार्टी यानी इन्वेस्टर जो हैं उनको ये सेल कर देता है। ठीक है, अब जो भी लोन इस बैंक के द्वारा पूल किया गया था वो बैंक की बैलेंस शीट से क्या हो जाएगा? हटा दिया जाता है। बैंक अपनी बैलेंस शीट से इस लोन को क्या करता है? हटा देता है। और ये बैलेंस शीट से यहां पर कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? एसपीवी के बैलेंस शीट पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहां पर जानकारी दी गई। अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस में काम करता है। कितने स्टेजेस में काम करता है? 2 स्टेजेस में काम करता है। पहला स्टेज जो है, देयर इज सेल ऑफ सिंगल असेट और पूलिंग एंड सेल ऑफ पूल ऑफ असेट्स टू अ एसपीवी। देखिए, या तो बैंक किसी सिंगल असेट को सेल करेगा, एसपीवी को बेचेगा, देगा, ट्रांसफर करेगा, या फिर पूल्ड असेट को। अगर कोई लोन जो कि बड़ा लोन है, ठीक है, तो उसमें वहां पर पूल ऑफ सिक्योरिटीज करने की जरूरत ही नहीं है। वो उसी सिंगल असेट को एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सिक्योरिटाइज कर दिया जाएगा। या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोन्स हैं, अगर उनको पूल किया जाएगा और उसे पैकेज करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा एसपीवी को। तो पहला स्टेज है जहां पर बैंक के द्वारा सिंगल असेट या फिर पूल्ड असेट्स को ट्रांसफर किया जाता है एसपीवी को इन रिटर्न फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट। अब इस कैश पेमेंट से बैंक के पास लिक्विडिटी का मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरा स्टेज क्या है? ये जो एसपीवी है, एसपीवी क्या करता है? ये जो लोन पूल किया गया है और ट्रांसफर किया गया है उसे रीपैकेज करता है और सेल करता है इसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिप्रेजेंटिंग क्लेम्स ऑन इनकमिंग कैश फ्लोज फ्रॉम द असेट और पूल ऑफ असेट्स टू थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। तीसरी जो पार्टी है, थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स, उनको ये सेल करता है बाय इशुएंस ऑफ ट्रेडेबल डेट सिक्योरिटीज। यानी कि एक नई प्रकार की इंटरेस्ट बियरिंग ट्रेडेबल डेट या सिक्योरिटी के फॉर्म में इसे रीपैकेज किया जाता है। इससे ये एसपीवी इंटरेस्ट अर्न करता है, जनरेट करता है, और इससे बैंक की भी क्या लिक्विडिटी की मैनेजमेंट हो जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे ऑपरेट करते हैं। अब जब भी हम सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स इसमें आते हैं और उन टर्म्स को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जो टर्मिनोलॉजीज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट से संबंधित है वो आपके सामने है। द फर्स्ट वन इज द ऑब्लिगर। ऑब्लिगर क्या होता है? देखिए, ऑब्लिगर की जब भी हम बात करते हैं तो इससे संबंधित एक टर्म है ऑब्लिगेशन। अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो मैं बोरोवर हूं और एज अ बोरोवर ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मैं बैंक के उस लोन को रीपे करूं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, ईएमआई। तो मैं क्या हो गया? ऑब्लिगर। तो आपसे कोई पूछा ऑब्लिगर क्या होता है? ऑब्लिगर एक प्रकार का कोई बोरोवर हो सकता है जिसके द्वारा मार्केट से लोन लिया गया हो, जिसके ऊपर लायबिलिटी है कि उसे कुछ अमाउंट रीपे करना है। तो मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज टू पे अ डेट or receivables or to discharge any obligation in respect of a debt। ठीक है, अब वो
बोरोवर हो सकता है, वो मॉर्टगेजर हो सकता है, वो गारंटर हो सकता है, ये सभी लोग किसमें, ऑब्लिगर के अंतर्गत। अगली बात, ओरिजिनेटर क्या होता है? ओरिजिनेटर का मतलब जहां से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। ओरिजिनेटर का मतलब बैंक, जिसे आप सिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम देते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ओरिजिनेटर क्या है? रिफर्स टू अ बैंक और कंपनी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट अ सिंगल असेट और अ पूल ऑफ असेट टू एसपीवी। तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस जहां से शुरू हो रहा है, यानी कि ओरिजिनेटर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके द्वारा सिंगल असेट को या पूल ऑफ असेट को ट्रांसफर किया गया एसपीवी को, वही ओरिजिनेटर के नाम से जाना जाता है। अगली बात, सिक्योरिटाइजेशन, इस प्रोसेस के बारे में हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस है, इट्स मींस अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल परफॉर्मिंग असेट और अ पूल ऑफ परफॉर्मिंग असेट्स आर सोल्ड टू अ बैंक्रप्सी रिमोट एसपीवी। किसी एसपीवी को उसे बेच दिया गया एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द ओरिजिनेटर। बैंक की बैलेंस शीट से ट्रांसफर कहां हो जाता है? एसपीवी की बैलेंस शीट पे। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? एसपीवी क्या है? एसपीवी एक प्रकार की एंटिटी या फर्म है जो कि इस सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करता है। मींस एनी कंपनी, ट्रस्ट और अदर एंटिटी कॉन्स्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी है सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है। अगला टर्म स्पॉन्सर क्या होता है? जो भी एसपीवी के बारे में आपने पढ़ा, इस एसपीवी को जिसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, जिसका फंड लगा, जिसका पैसा लगा, जो भी इसमें स्पॉन्सर है, जो फाउंडर है, ठीक है, जो पार्टनर है। स्पॉन्सर मींस एनी पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड और प्रमोट्स अ स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, वो क्या होगा? स्पॉन्सर होगा। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बिगिंस व्हेन, कब से शुरू होता है? व्हेन द लेंडर और ओरिजिनेटर segregates loans, lease, receivables into pools which are relatively homogeneous in regard to types of credit, maturity and interest rate risk। तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस कहां से शुरू होता है? ये स्टार्ट होता है जब लेंडर के द्वारा या ओरिजिनेटर के द्वारा अपने सिंगल असेट को या फिर पूल ऑफ असेट्स को, जो कि एक जैसे हैं, होमोजेनियस नेचर के, वो जैसे लोन जिस पर इंटरेस्ट एक जैसा हो, रिस्क एक जैसा हो, मैच्योरिटी एक जैसी हो, उनको पूल किया जाए और ट्रांसफर किया जाए किसी एसपीवी को। ठीक है। द पूल्स ऑफ असेट्स आर देन ट्रांसफर टू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये कहानी आपको एकदम समझ आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। अब यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के तहत, और ये इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने हैं। इन्हें हम बोलते हैं मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, जिसे बोलते हैं एमआरआर। देखिए, बैंक, ये बैंक है, ये बैंक है। अब इस बैंक के द्वारा मान लीजिए कोई सिंगल असेट या फिर पूल ऑफ एसेट तैयार किया गया, ये मान लीजिए पूल कर दिया गया। अब एमआरआर का मतलब है कि अगर ये जो सिंगल एसेट है या पूल ऑफ एसेट है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये मान लीजिए 1 करोड़ का है, ये 1 करोड़ का सेट है। तो 1 करोड़ का पूरा 1 करोड़ लोन हम यहां पर सिक्योरिटाइज नहीं करते, इसका कुछ परसेंटेज बैंक को अपनी बैलेंस शीट में रिटेन करना होता है। तो अगर 1 करोड़ का है और मान लीजिए इसका जो पीरियड है, मैच्योरिटी जो है वो लेस देन 24 मंथ है, मैच्योरिटी 24 मंथ है, तो इस केस में 5% जो होगा, 5% इस टोटल का बैंक अपनी बैलेंस शीट में रिटेन करेगी। ये 5% बैंक रिटेन करेगी अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है। और जो बाकी 95% है उसको क्या किया जाएगा? सिक्योरिटाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सिक्योरिटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है। एसपीवी को ट्रांसफर किया जाएगा और एसपीवी इसे थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देगी। समझे? तो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि उस लोन का मिनिमम इतना परसेंटेज बैंक को अपनी बैलेंस शीट में रिटेन रखना है,
और ये थ्रू आउट द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन रिफर टू द मिनिमम पोर्शन ऑफ the securitized assets that the originator such as bank or financial institution must retain on its books। इस समय प्रेजेंट में देखा जाए तो ये क्या चल रहा है, देखिए, असेट क्लास लोन्स जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 24 महीने से कम है, यहां पर 5% एमआरआर बैंक को अपनी बैलेंस शीट में मेंटेन करना होता है। ऐसे लोन्स जहां पर ओरिजिनल मैच्योरिटी 24 महीने या 24 महीने से ज्यादा की है, या फिर ऐसा लोन जिस पर बुलेट रिपेमेंट जाता है, इस पर 10% का एमआरआर मेंटेन करना होता है, या फिर ऐसा लोन जो कि रेजिडेंशियल मॉर्टगेज कैटेगरी में आता है, यहां पर 5% का एमआरआर मेंटेन करना होता है। तो 24 महीने से कम 5% एमआरआर, 24 महीने या उससे ज्यादा, या फिर बुलेट रिपेमेंट वाले लोन जो है 10% का एमआरआर, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज पर 5% का आपका एमआरआर होता है। ठीक है, तो एमआरआर क्लियर हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर लोन का कुछ मिनिमम पोर्शन बैंक अपनी बैलेंस शीट में रिटेन रखेगा और बाकी पोर्शन सिक्योरिटाइज कर देगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मिनिमम होल्डिंग पीरियड, एमएचपी। मिनिमम होल्डिंग पीरियड का मतलब, जैसे कि बैंक के द्वारा, बैंक जो है इसके द्वारा मार्केट में लोन दिया गया, मान लीजिए ये होम लोन है, होम लोन दिया गया, ठीक है। अब ये होम लोन जो है मान लीजिए 1 करोड़ का लोन दिया गया किसी बोरोवर को। मिनिमम होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि इस लोन को देते ही बैंक इसे सिक्योरिटाइज नहीं कर सकता, एटलीस्ट इस बोरोवर के द्वारा इस पर क्या दिया गया हो, रीपेमेंट दिया गया हो, इस पर रीपेमेंट दिया गया हो। वो रीपेमेंट कितना होगा यही आपको बताना है यहां। तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड का मतलब है एटलीस्ट इतने समय के लिए बैंक को इस पर्टिकुलर लोन पर रीपेमेंट रिसीव हुए हैं और तब जाकर आप इसे सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो अगर 2 लाख से, सॉरी 2 लाख बोल रहा हूं, लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम के मैच्योरिटी वाले लोन है, टेन्योर वाले लोन है, ठीक है। तो इस केस में अगर लोन जो है वो 2 साल से कम का है तो इस पर 3 मंथ का, 3 महीने का एमएचपी है, मिनिमम होल्डिंग पीरियड है। और अगर लोन मोर देन 2 ईयर है तो इस केस में आपका 6 मंथ का मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट मैंडेट्स दैट ओरिजिनेटर यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट होल्ड द अंडरलाइंग असेट ऑन देयर बुक्स फॉर अ स्पेसिफाइड मिनिमम पीरियड बिफोर दे कैन बी सिक्योरिटाइज। सिक्योरिटाइज करने से पहले एटलीस्ट इतने समय तक बैंक के पास, बैंक की बैलेंस शीट में वो लोन शो हो, उस पर बैंक ने रीपेमेंट रिसीव की, ठीक है। तो ये क्या है, एमएचपी। तो इतनी सारी बातें आपने, इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज आपने सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के तहत समझ ली है, पढ़ ली है। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ये आपने समझ लिया है। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के तहत कितनी स्टेजेस आती हैं, 2 स्टेजेस हैं। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के तहत जो भी टर्मिनोलॉजीज है, चाहे वो ऑब्लिगर हो, ओरिजिनेटर हो, सिक्योरिटाइजेशन हो, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस हो, एसपीवी हो, एमआरआर हो या एमएचपी हो, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का सेशन आपको एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। आई होप सो आप सभी साथियों को सेशन पसंद भी आया होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए, क्योंकि इसके बेस पर एग्जाम में एमसीक्यूज और केस स्टडीज बन जाती है। तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। आज के सेशन में अब एट द एंड देखा जाए तो भाई आप जीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं, देखिए आपने अगर टारगेट बनाया हो तो इसे लंबा प्रोसेस ना बनाइए, क्योंकि जैसे ही आपका ये लंबा प्रोसेस खिंच जाता है, मतलब 6 महीने से आप 1 साल कर देंगे, तो सोचिए 1 साल तक आप इस पढ़ाई को कर रहे हैं। आपको जॉब भी करनी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, और साथ साथ में पढ़ाई भी। तो थोड़ा मेहनत कम समय में कर लीजिए, आपका एग्जाम चारों पेपर एक बार में क्लियर हो सकता है। जीआईबी महापैक जो है ये 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अंतर्गत आपको चारों पेपर का एक्सेस मिलता है, साथ साथ में आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। हमारी टीम की ये कोशिश होती है कि हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आपको उस पर एमसीक्यूज, समरीज, केस स्टडीज, ये सब चीजें कराएं। तो इसके संबंधित अलग अलग बैचेस आते हैं। फाउंडेशन बैच बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित है, उसके बाद
फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू यानी कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू साथ में डिस्कस करते हैं, फिर एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, फिर आपका क्रैश कोर्स और फिर कैप्सूल बैच। ये सब बैचेस लगातार आते रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर आप महापैक के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शंस अलग अलग बार बार नहीं लेने। आप एक बार में सब्सक्रिप्शन लेकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन निश्चिंत होकर कर सकते हो, सारे पेपर एक बार क्लियर कर सकते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 2799 का है, और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 का, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5999। ठीक है, तो आप अपना टाइम खुद से मैनेज करते हैं। इस नजरिए से आपके लिए डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस अवेल कराए गए हैं। जेआईबी फाउंडेशन बैच आपके लिए मात्र 1999 में उपलब्ध है। जबरदस्त टीम है हमारे साथ। साथ ही साथ में आप जितने भी बैंकर यहाँ सेशन में जुड़े हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए फाउंडेशन बैच का मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना। एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, आगे इंडिविजुअल बैचेस, कोई पेपर रह गया है तो उस नजरिए से आप मात्र 799 इस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। और जेआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बुक्स की बात करें तो बुक्स बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ उपलब्ध हैं। एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज सब मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। माइंड मैपिंग टेक्निक, आसान भाषा में सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। जेआईबी सेट ऑफ 4 बुक्स अवेलेबल है मात्र 1224 में। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल बुक चाहिए तो आप इंडिविजुअल बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। आप सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल जैब_कैप बाय भास्कर सर के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, और आपसे संबंधित कोई भी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।